8th class. Now we are going to start history. Chapter 1, Where, When and How. In this chapter you are going to study about the modern period. हिस्ट्री में मॉडर्न पीरियड कब कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ. इसके पहले 7th में आपने मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ा है और उसके पहले आपने एंशिएंट एज के बारे में पढ़ा था. तो अब हम यहाँ पर इंडिया का जो मॉडर्न पीरियड था वो कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या उसमें डेवलपमेंट्स थे, क्या क्या उसमें चेंजेस हमने महसूस करे, उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले टाइमलाइन आपको दे रखा है एंड आउटलाइन. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. हमें पता है, एज आई टोल्ड यू, कि हिस्ट्री जो है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है: एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. द टाइम फ्रेम ऑफ दिस डिवीजन इज़ हाउएवर नॉट यूनिफॉर्म फॉर एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री. अब ये जो टाइम फ्रेम है ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसा नहीं है, यानी कहीं पर एंशिएंट एज जल्दी ख़त्म हो गई, मेडिवल जल्दी शुरू हो गई, या कहीं लेट हुआ मॉडर्न में. तो इस तरह से आगे पीछे हुआ है. इन यूरोप फॉर इंस्टेंस द मॉडर्न पीरियड बिगेन अराउंड द 16th सेंचुरी. जैसे यूरोप में आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो वहाँ पे 16th सेंचुरी के आसपास मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था, विच वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री इन इंडिया. और उस वक्त इंडिया मेडिवल हिस्ट्री में था, हमारे यहाँ थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था. द डेथ ऑफ औरंगज़ेब 1707 में औरंगज़ेब की मौत के बाद में इज़ कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन इंडिया. ये माना जाता है मॉडर्न पीरियड वहाँ से शुरू हुआ था. इसके बाद मॉडर्न पीरियड एंड ओवरव्यू. अब हम आगे देखते हैं मॉडर्न पीरियड में. द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप बिगेन विद द यूरोपियन रिनेसेंस विच लेड एम्फेसिस ऑन द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. इंक्वायरी वाला एक टाइम स्टार्ट हुआ था जहाँ पे लोग डिबेट डिस्कशन करना शुरू हो गए थे, चीज़ों के बारे में जानकारी लेते थे. तो वहाँ से मॉडर्न पीरियड यूरोप में शुरू हुआ. रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स लेड टू ह्यूमनिज्म. उसके बाद अब लोगों को ह्यूमन बींग्स की लाइफ में उनमें इंटरेस्ट पैदा होने लगा था, जो कि एक ह्यूमनिज्म का पार्ट था, विच फाउंड एक्सप्रेशन इन म्यूज़िक. और इसी के साथ में जैसे म्यूज़िक, पेंटिंग, स्कल्पचर, थिएटर, लिटरेचर, साइंस, इनमें लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था. इन 1453 सी द तुर्क्स टुक कंट्रोल ऑफ द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स. 1453 के टाइम पर तुर्क्स ने काफ़ी सारा लैंड रूट अपने हाथ में ले लिया था, यानी ट्रेडिंग के पर्पज़ से, कनेक्टिंग यूरोप टू द ईस्ट. और इस तरह से ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ यूरोप का कनेक्शन शुरू हुआ. दिस फोर्स द यूरोपियंस टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सी रूट्स टू द ईस्ट. अब क्योंकि एक्चुअली पहले ये यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पे डोमिनेट करती थी, लेकिन तुर्क्स के आने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इसीलिए जो यूरोपियंस थे उनको फोर्सिबली कोई नए रूट, सी रूट्स को सर्च करने पड़ा. उसके अलावा लोगों की इच्छा एडवेंचर की तरफ ज़्यादा पैदा होने लगी. इनिशिएटेड बाय द मूवमेंट कॉल रेनेसेंस ऑल्सो इनकरेज लॉन्ग सी वॉयजेस. और इसीलिए काफ़ी सारे एक्सपीडिशन स्टार्ट हुए, काफ़ी सारे लोगों ने लंबी लंबी समुद्री यात्राएं शुरू करी कुछ नया डिस्कवर करने के लिए. स्पेनिश एंड पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर्स सच एज मैगलन. अब इसी तरह से स्पेनिश और पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर भी थे, जैसे मैगलन है, क्रिस्टोफर कोलंबस है, वास्को ड गामा है, मेड देयर मार्क इन फाइंडिंग न्यू सी रूट्स. इन्होंने बहुत सारे नए सी रूट्स अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कवर करे. वास्को ड गामा का फोटो आपको दिया हुआ है. देन डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स हेल्प इन मेकिंग न्यू ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ इम्पीरियलिज्म. नए सी रूट्स की डिस्कवरी के साथ ही इम्पीरियलिज्म भी शुरू हो गया. इम्पीरियलिज्म क्या है? अ सिस्टमैटिक कंट्रोल द टेरिटरी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ लेस पावरफुल कंट्री बाय द मोर पावरफुल वंस. यानी जो लेस पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ज़बरदस्ती ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ का रूल होना, उनकी जो टेरिटरी है, उनकी जो लैंड बाउंड्री है, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक लाइफ, सबके ऊपर अपना डोमिनेंस को प्रूव करना. तो इस तरह से सी रूट, ट्रेड रूट के ज़रिए अब जो पावरफुल कंट्रीज़ थी वो लेस पावरफुल कंट्रीज़ के ऊपर रूल करने लगी. न्यू जोग्राफिकल कैटेगरीज हम देखते हैं. अ मेजर डेवलपमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब इसी टाइम पे जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था वर्ल्ड हिस्ट्री में वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, विच बिगेन इन इंग्लैंड इन द मिड 18th सेंचुरी. ये मिड 18th सेंचुरी में इंग्लैंड से शुरू हुआ था. इट सब्सिक्वेंटली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. और उसके बाद बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ तक पहुंचा. इट वॉज मार्क्ड बाय न्यू इन्वेंशंस. इसमें बहुत सारे नए इन्वेंशंस हुए, जैसे स्टीम इंजन, पावर लूम एंड कॉटन गिन. थ्रू वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, अब बड़ी बड़ी समुद्री यात्राओं के ज़रिए यूरोपियंस गॉट टू नो अबाउट वास्ट एरियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूरोपियंस को अब पूरी दुनिया का विस्तार समझ में आ गया था, कहाँ कहाँ पर कैसी ज़मीन है, क्या क्या पोटेंशियल है वहाँ पर. which could provide them
विद चीप रॉ मटेरियल एंड लेबर। कहाँ से उनको सस्ता रॉ मटेरियल मिल सकता है, लेबर मिल सकती है। बिसाइड सर्विंग एज मार्केट फॉर देयर फिनिश गुड्स, उसके अलावा अपने फिनिश गुड्स के लिए मार्केट भी उन्होंने डिस्कवर कर लिए थे। द रेस फॉर कैप्चरिंग दीज न्यू अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़, अब ये जो नए एरियाज़ थे जो कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं करे, उनकी तरफ बढ़ने की जो रेस थी, रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस कॉलोनीज़, और इसी का परिणाम ये था कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई ऑफ यूरोपियन पावर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और यहीं से यूरोप जो था उसका अलग अलग कंट्रीज़ में रूल करना शुरू हो गया। Thus new geographical areas emerge which have been shown in the map given below, और इस तरह से न्यू जोग्राफिकल एरियाज़ बने जो कि नीचे आप में मैप को आपको मैप के अंदर दे रखे हैं। अब यहाँ पे गुड टू नो हम समझ लेते हैं। द इन्वेंशन ऑफ एस्ट्रोलैब, जो एस्ट्रोलॉजी वाली रिलेटेड लैब होती है, मैरिनर्स कंपास, then gunpowder improved cartography and shipbuilding facilitated the process of sea voyages during this period। इस टाइम पर समुद्री यात्राओं को और बेनिफिट करने वाली जो चीज़ें थी वो एस्ट्रोलॉजी में थोड़े से और इन्वेंशंस थे, मतलब जैसे सन मून इनके डायरेक्शंस को, स्टार्स वगैरह इनको समझ के अपनी सी रूट्स को तय करना। मैरिनर्स कंपास, उसके बाद समुद्री यात्रा के टाइम पे जो कंपास यूज़ किया जाता है। गन पाउडर, ताकि कहीं भटक जाएं तो एक फायरिंग करके या कुछ गन पाउडर एक्सप्लोर करके वो बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा कार्टोग्राफी, जो मैप मेकिंग का जो तरीका था उसको और इम्प्रूव किया गया। इसकी वजह से शिप जो बिल्डिंग थी, और शिप बिल्डिंग भी इम्प्रूव हुई, इसकी वजह से अब समुद्री यात्रा थोड़ी ज़्यादा और इम्प्रूव हो गई थी, एफिशिएंट हो गई थी, अब प्रॉब्लम कम आने लगी उसके अंदर। अब आगे देखते हैं मॉडर्न पीरियड इन इंडिया एंड आउटलाइन ऑफ द टाइम फ्रेम। इंडिया के अंदर मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ और क्या इसकी कंडीशन थी। द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब वर टू वीक टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द वास्ट मुगल एम्पायर। औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो भी उसके सक्सेसर्स थे, यानी जो भी उसकी पीढ़ियाँ आगे जिन्होंने राजगद्दी संभाली, वो काफ़ी कमज़ोर थे, इसलिए वो अपने राज्य को मेंटेन नहीं कर पाए, उसके टुकड़े होना शुरू हो गया। सो इवेंचुअली आफ्टर हिज डेथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिकेम रैम्पेंट, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक कॉमन फीचर बन चुका था उसकी मौत के बाद में थ्रू आउट दोज टेरिटरीज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट वर अंडर द मुगल रूल, उन सब कॉन्टिनेंट्स में, उन सब एरियाज़ में जो मुगल रूल में हुआ करती थी। दिस लेड टू मेनी चेंजेस इन द इंडियन पोलिटिकल सिनेरियो, इसकी वजह से इंडियन पोलिटिकल सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे बदलाव आए। गुड टू नो देखते हैं। अराउंड द सेम टाइम द ब्रिटिश फोर्स द पीपल ऑफ देयर कॉलोनीज इन अमेरिका टू पे हैवी टैक्सेस। इसी टाइम पर अंग्रेज़ों ने एक ज़माना था जब अंग्रेज़ों की 13 कॉलोनीज अमेरिका में भी हुआ करती थी, तो वहाँ पर अमेरिकन्स को फोर्स किया गया हैवी टैक्सेस देने के लिए एंड अबाइड बाय ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, और उनके ट्रेड में भी काफ़ी रुकावटें लगा दी ताकि उनका डेवलपमेंट कम हो और खुद ज़्यादा डेवलप कर सकें। अमेरिकन्स वर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स, अमेरिकन्स को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, फिर 18th सेंचुरी का जो लास्ट वाला टाइम था, जो सेकेंड हाफ था, अमेरिकन पीपल डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन। यहाँ पे अमेरिकन्स ने डिसाइड करा कि अब हम ब्रिटिश डोमिनेशन को और सहन नहीं करेंगे एंड दे डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट और रिवोल्ट। दिस लेड टू द फेमस बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट, और इसी के साथ में जो फेमस घटना थी वहाँ की बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट वो हुआ। In 1776, the representative of 13 colonies met at Philadelphia and adopted the Declaration of Independence। और इसी के साथ में 1776 के अंदर इन 13 कॉलोनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मिले फिलाडेल्फिया में, और यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया गया। तो जो हम सुपर पावर आज देखते हैं अमेरिका, ये भी कभी अंग्रेज़ों के अधीन थी। अ नंबर ऑफ प्रोविंशियल किंगडम्स इंक्लूडिंग अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, उसके अलावा बहुत सारे प्रोविंशियल किंगडम्स, यानी जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का रूल था इंडिया में, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। दीज वर ऑल नोन एज सक्सेशन स्टेट्स एज दे सक्सीडेड द मुगल एम्पायर। अब ये सब सक्सेशन स्टेट्स थे क्योंकि ये मुगल एम्पायर के बाद में आगे चल रहे थे, मतलब उन्हीं के एक वंशज के तौर पर ये चल रहे थे। सम ऑफ द राजपूत रूलर्स बिकेम पावरफुल, इसी टाइम पर काफ़ी सारे राजपूत रूलर्स थे वो भी पावरफुल हुए। द रूलर ऑफ मारवाड़ स्टेट सवाई राजा जय सिंह, ऐसे ही मारवाड़ स्टेट के रूलर थे सवाई राजा जय सिंह, जिन्होंने जयपुर की स्थापना करी थी, बिल्ड द ग्रेट सिटी ऑफ जयपुर। यही टाइम था जब जयपुर बना था। द सिख एस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टेट, सिखों ने भी अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया महाराजा रणजीत सिंह की देख रेख में। देन हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान, फिर हैदर अली हैदराबाद के,
टीपू सुल्तान उनके बेटे, एस्टेब्लिश्ड एंड कंसोलिडेटेड द किंगडम ऑफ मैसूर, इन्होंने भी अपना राज्य बनाया किंगडम ऑफ मैसूर। द मराठास गेन प्रोमिनेंस अंडर द पेशवास, मराठास और पावरफुल है पेशवास की लीडरशिप में, अनटिल दे लॉस पावर टू अहमद शाह, जब तक अहमद शाह अब्दाली के सामने इनकी हार ना हो गई इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह, और इस टाइम पे नादिर शाह ने भी काफ़ी घुसपैठ करी इंडिया में 1739 में, एंड अहमद शाह अब्दाली 1761 में डेल्ट अ सीवियर ब्लो टू द ऑलरेडी वीक मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर ऑलरेडी कमज़ोर था, उसको और धक्का लगा इन दोनों के इन्वेजन से। द ल्योर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड ब्रॉड द पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो इंडिया में व्यापार था ये काफ़ी प्रॉफिटेबल था, तो इस लालच की वजह से पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच और अंग्रेज़ ये सब इंडिया में आए सदर्न पार्ट से। इंटेंस राइवलरी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों में काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी थी। यही फ्रांस था जिसने अमेरिका को भी हेल्प करी थी ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ, क्योंकि कॉमन एनिमी था। फॉर सोल कंट्रोल ओवर दिस ट्रेड, अब दोनों ही चाहते थे इंडिया का ट्रेड अपने हाथ में लेना। रिजल्टेड इन 3 कार्नेटिक वॉर्स, इसलिए 3 कार्नेटिक वॉर्स बैक टू बैक इनके साथ में हुए, मीन्स फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में 1744 से 1763 तक। द ब्रिटिश एमर्ज विक्टोरियस, और अल्टीमेटली ब्रिटिश जो थी वो जीत गई, एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एक्सटेंडिंग देयर कॉलोनी ओवर द एंटायर कंट्री, और इस तरह से पूरे भारत में उनकी कॉलोनी शुरू हो गई। उसके बाद द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर मेड द इंग्लिश द मास्टर्स ऑफ बंगाल, फिर बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर की जीत के बाद में इंग्लिश जो थे वो बंगाल में काफ़ी एक मास्टर के तौर पे, चीफ के तौर पे उभरे, एंड ग्रेजुअली ऑफ द एंटायर कंट्री, और उसके बाद पूरे भारत। द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी इनटू अ डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पावर, आई थी ट्रेड करने, तो ट्रेडिंग से अब वो एक डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पावर के रूप में स्थापित हो चुकी इंडिया में। द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ कंपनीज रूल, जो एक्सप्लॉयटेशन कंपनी रूल इंडिया में कर रही थी, जो उनका नेचर था बर्बरता वाला, लेड टू द ग्रोथ ऑफ कॉमन फीलिंग ऑफ हेट्रेड, उसकी वजह से सभी लोगों के दिल में इनके लिए नफरत पैदा हो गई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश अमंग द मासेस। अब सभी भारतीय इनसे नफरत करते थे। यहाँ पे एक स्टॉप में आपको जिसका पिक्चर दे रखा है दैट इज़ औरंगज़ेब।